मतलब एक बार फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, एक बार एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं। सेम ग्राफ है, एक बार फ्रीक्वेंसी वर्सेस, और तुम क्वेश्चन देखोगे अगर तो एग्जैक्ट ये ग्राफ को ही समझाने को पूछा गया है कि प्लॉट द ग्राफ एंड एक्सप्लेन, या ग्राफ दे दिया तो क्वेश्चन उस पर। ठीक है, उसके बाद 11.7 वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। मतलब ग्राफ बहुत है इसमें, 5-6 ग्राफ है और ग्राफ पे ही आता है। उसके बाद बात करें तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें आपका आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्या है, एक चीज यहां पर है, डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल वगैरह नहीं पढ़ना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली वेव जो है 11.13, ठीक है, जिसमें लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मतलब मोमेंटम, ये डेरिवेशन है, ये पढ़ना है। उसके बाद डी ब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। ठीक है, तो फटाफट मैं इसको खत्म करता हूँ। 2 ही क्लास लगे थे तो आज भी हो जाएगा लगभग उम्मीद है। तो जैसे पहला अगर हम बात करें, एक टॉपिक आता है इसमें वर्क फंक्शन। क्या आता है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है अपने आउटर सरफेस या आउटर सरफेस ऑफ मेटल को छोड़ के जाने के लिए। जैसे मान लो मैंने कोई मेटल का टुकड़ा बनाया, यह है कॉपर, तो कॉपर के जो आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको ये सरफेस छोड़ के जाना है, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होना है, तो इनको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में मेजर करते हैं। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे पोटेशियम का वर्क फंक्शन है 2.30 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। जैसे एल्युमिनियम को 4.28 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऑफ एनर्जी चाहिए टू रिलीज और टू escape the surface of outer surface of conductor, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट escape फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन पहले पेज पे, ये पहला पैराग्राफ। वर्क फंक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कंडक्शन सरफेस पे, ठीक है, कंडक्शन सरफेस पे मतलब ये जो सरफेस है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बड़ी सारी विधि है। एक विधि है कि आप एकदम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को फेंको, ऐसे यहां पर कर सकते हैं एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ, एक सुटेबल एनर्जी के साथ। मैं ऐसे जैसे बॉल्स बहुत सारे रखे हुए हैं, एक बॉल में फेंकूंगा तो वो बॉल जाके जो रखा हुआ बॉल है उसको हटा देगा। तो एक तरीका यह कि बहुत हाई स्पीड से मैं यहां पे फेंकूं तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो जंप करके चला जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, ये हो गया। दूसरा है थर्मोनिक इमिशन, मतलब अगर मैं हीट कर दूं मिनिमम मेरे को ये एनर्जी तो देनी है। मान लो एल्यूमिनियम की प्लेट है, किसकी है? एल्यूमिनियम की। तो मुझे ये एनर्जी तो देनी है इतनी। ये एनर्जी मैं कैसे भी दे सकता हूं? मैंने गर्म कर दिया इसको, जब मैं गर्म करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी। मान लो 4.28 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मिल गई तो भी सरफेस छोड़ के चली जाएगी। ये हो गया दूसरा स्टेप, ये हो गया पहला स्टेप। तीसरा स्टेप, इस प्लेट को मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं। इस प्लेट को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं। अब हमें एक बात पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अगर मैं सही हूं तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के जा सकता है, माने सरफेस को छोड़ के जा सकता है। तो इसमें 4 मेथड दिए हुए हैं, थर्मोइक इमिशन, फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट ले, वैसे बोला गया है। हम कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाते हैं, कैथोड एनोड बनाते हैं, कुछ ऐसा ऐसे व्यवस्था बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा है मेटल जिससे हमें इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है, तो यहाँ पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की हम रेडिएशन को डंप करेंगे क्वार्ट्ज ग्लास के थ्रू। ग्लास लगाते हैं, पूरा सेटअप बना हुआ है फिगर 11.2। तो जब हम इसको डंप करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी मिल जाएगी और वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, कैथोड से एनोड के तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसको क्वार्ट्ज बल्ब में रखते हैं। क्वार्ट्ज बल्ब की भी कुछ खास बात है कि एनर्जी लॉस नहीं करता है, लाइट को बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो इसका एक बार देख लो कैसे है ये पूरा प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो सर ये आ जाता है कि एक्सप्लेन करो तो हाँ, पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, अभी देख लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखा दूंगा।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिमुलेशन था ना। जब तक ये लोड होता है हो ही है वैसे, ये नहीं हो रहा है, हो जाना चाहिए। देखो कोडिंग करोगे तो ऐसा चीज बनाओगे, कोडिंग से चल रहा है, जावा स्क्रिप्ट पे कोड हुआ है। एनीवे तब तक हम पढ़ते हैं। तो इन द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन में इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी are incident on it and the emitted electron is called photoelectron but the rate of emission is very low। यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग ये जो टॉपिक है ना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का, ये वाला, ये कहाँ गया, ये थर्ड पॉइंट है ना। उसके बाद है सेकेंडरी इमिशन, ये चल नहीं रहा है, अच्छा सिमुलेशन का दिखा दिया जाए। हाँ, कितने तरह से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। सेकेंडरी इमिशन में क्या है, वही बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आए और मेटल सरफेस से स्ट्राइक करे और अपनी एनर्जी को वो दे दे किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन वहां से सरफेस से रिमूव हो जाएगा, उसको बोला गया सेकेंडरी इमिशन। क्या बोला गया, सेकेंडरी, मतलब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये चार हैं, चार तरीके हैं। इमिशन ऑफ कोल्ड कैथोड रे व्हेन मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम उस मेटल को रख दें तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और इसके वजह से जो फील्ड बन रही है वहां पे उसको नाम दिया गया कोल्ड इमिशन। क्या दिया गया, कोल्ड इमिशन दिया गया। ये कुछ ऐसा है, ये देखो सोडियम का मेटल लगाया गया है और यहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी है लगभग 6 × 10⁴ हर्ट्ज की एक रेडिएशन को कैथोड पे इंपर्ट किया जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। क्या बन रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। यहाँ पे है करंट मेजर है 8.0, यहाँ पे शायद हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ है। इस बार 4.8 फ्रीक्वेंसी घट गई है, क्या हो गई है, घट गई है, तो करंट देखो घट गया। अगर हम और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लें लगभग 9 × 10⁴ हर्ट्ज के आसपास, तो देखो करंट और बढ़ गया। यानी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का हमें यहाँ पर रेडिएशन जो हमारे पास साथ है, जितने भी हैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बैंडविड्थ है उसमें से एक सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का अगर हम यहाँ पे करें तो ये मेटल को अच्छा कितना आप इस पे बम्बार्ड कर सकते हो, कौन सा, वो भी डिपेंड करता है मटेरियल पे। जैसे अभी यहाँ पे सोडियम है, क्या है, सोडियम है, हो सकता है कोई और अगर यहाँ पर हम रखें कोई और आएगा, है ना, समझ गए। तो ये कुछ है ऐसा सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहाँ पे कुछ बातें दी गई, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन दी गई है, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन दी गई है। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे आएगा नहीं पेपर में, बट अगर आपको पता तो आंसर लिखने में और थ्योरेटिकल आंसर आएगा एक्चुअली क्वेश्चन, तो और अच्छे से आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। A few years later, Leonard observed that when ultraviolet radiation is allowed to fall on emitter plate of evacuated glass tube consist of two electrode, cathode C and anode A। लेनार्ड ने क्या किया, इसमें दो प्लेट लगाया, कैथोड और एनोड, और यहाँ पर जो है अल्ट्रावायलेट रे जो है इम्बार्ट किया, ठीक है, ऐसा सेटअप पे। अ करंट फ्लो इन द सर्किट, करंट फ्लो इन अ सर्किट, देखो कोई बैटरी का सेटअप था नहीं, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव किया होगा, निकला होगा ना अपनी जगह से। हैज सून अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर स्टॉप, करंट आल्सो स्टॉप, है ना, करंट आल्सो स्टॉप। This observation again indicate that ultraviolet radiation incident on the emitter plate C eject some negative charge particle from this particle from it. This particle are attracted by collector plate यानी anode.
setting up a current through the evacuator glass after the discovery of electron by J.J. Thomson in 1897. It was established that this particle are indicate electron were called the photoelectron. Called the, जब तक नाम नहीं पता उन्होंने निगेटिव चार्ज निकल रहा है, जब नाम आ गया जेम्स उसने बता दिया, जे थॉमसन ने तो बोल दिया ठीक है। 1900 में लेनार्ड ने आर्ग्यू किया कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है इंसिडेंट हो रही है इमिटर प्लेट पे, ये इस वजह से हो पा रही है बिकॉज इट कॉज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस and this electron are attracted by the positive collector plate so that circuit is complete and the current flow and this current is called photoelectric current। अब ऐसा नहीं कि जैसे कोई भी लाइट इस पे डाल दी और फटाक से निकल गया। अब देखो ना तुम, हमने जब फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो करंट देखो कितना कम आ गया, और कम कर दे रहा हूं मैं, करंट माइनस में आ गया, लगभग नहीं हो रहा है ये। एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहा है, लाइट तो पड़ रही है बट इलेक्ट्रॉन इमिट दिख रहा है, मोशन। यानी कि इस मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वही जो मैंने कहा वर्क फंक्शन की निकले, उसके लिए हमें सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अभी भी नहीं निकला। देखो अभी भी 0 एम्पेयर करंट है ना, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और, थोड़ा भी नहीं हुआ, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, अभी भी नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला। 6 पे थोड़े थोड़े निकला शुरू में। यानी 6 × 10⁴ हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज से ज्यादा हमें फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए। अब देख लो कौन है, अल्ट्रा वायलेट है या क्या है, वो तो देखना पड़ेगा ना। मैं टेबल में ईएम वेव में था ना, टेबल बना हुआ था। डिफरेंट सब्सटेंस इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वही मैं बता रहा था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम हाईली फोटोसेंसिटिव है। जैसे ये सोडियम हाईली फोटोसेंसिटिव, इसमें भी आपको जो लाइट फेंकनी पड़ेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। वहीं पे बात करें कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनको अल्ट्रावायलेट से निकल जाते हैं। ये किससे? अल्ट्रावायलेट से निकलते हैं। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है। एक्सरे यूज करते हैं हैवी मेटल के लिए, जैसे आयरन हैवी मेटल है, एल्युमिनियम हैवी मेटल में आता है, कॉपर हैवी मेटल में आता है। हैवी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना तो आपको एक्सरे रेडिएशन फेंकना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है आगे? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जितनी मैंने बकवास की है वो सारा पढ़ लो। इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज ग्राफ की स्टडी, है ना। तो पहले पढ़ लो यहां तक, माइक्रो एम्पेयर म्यू, ठीक है। यहां से लेके यहां तक पढ़ लो, कुछ नहीं है। यहां से बताता हूं, यहां से शुरू करो और यहां तक रीड मान लो। ये अच्छा सिमुलेशन मिल गया ना, बहुत अच्छा लग रहा देखने में। ये सब फायदा है डिजिटल बोर्ड का। तो सिद्धांता वाले बच्चे आप लोग के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, तो सेकंड टाइम आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इस लेक्चर को मैंने आपको पढ़ाया था 16 अक्टूबर और 18 अक्टूबर, तो काफ़ी समय हो गया, तो आप अब इसको रिवाइज कर सकते हैं फिर से। मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसको। देखो 3 सैम्पल पेपर मंगाया मैंने, 3 बच्चे हैं ना, तीनों को अलग अलग बुक दी जाएगी। आराम से सैम्पल पेपर करो, प्रैक्टिस करो। मेरे को ये अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगी मेरे को, टुगेदर विद, काफ़ी बढ़िया है, बहुत सैम्पल पेपर इसमें। शिवदास, हाँ तो टुगेदर विद ले लिया ना मैंने, हाँ ले लिया मैंने। मैं सब मंगा लूँगा, जो भी मार्केट बच करे तब तो, जितना कर सकते हैं। कॉर्ड्स विंडो, जो कॉर्ड्स क्लास बनाई गई ना, ध्यान से देखना, उसको आने के लिए यहाँ पर जो विंडो बनाई गई है वो क्वार्ट्ज मटेरियल का, किसका? क्वार्ट्ज। इसकी खास बात है, क्वार्ट्ज ना एब्जॉर्ब नहीं करता रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट को, जितनी है उतना वो जाने देता है और डिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। बहुत कम करंट बन रहा है ना, बहुत थोड़ा सा बन रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो बनेगी उसकी वैल्यू काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल करंट, ठीक है, इसलिए माइक्रो एम्पेयर में कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर भी जो सिमुलेशन लगा था उसमें भी अगर आप देखा जाए तो काफ़ी कम करंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ तो पिको एम्पेयर में है, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶
बहुत, पिको 6 होता है ना, 12 होता है, पीको तो काफी छोटा होता तो 12 होगा कि 6 होगा? है 12 12 होगा। माइक्रो, मिली, पिको, -3, -6, -12, ये -12 तो बहुत ही कम हो रहा है। ये बस प्रॉपर्टी बताई जा रही है। अब ये प्रॉपर्टी ये बताना चाह रहा है कि जो मैटर है उसके अंदर पैकेट्स हैं, मैटर के फॉर्म में है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे जब डिफ्रेक्शन वगैरह पैटर्न देखना पड़ता है, जैसे इंटरफेरेंस अगर हमें वो करना है तो हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है, डिफ्रेक्शन देखना, तो हमें वेव नेचर समझना। तो वहाँ पे डी ब्रॉगली ने बोला कि लाइट जो है या पार्टिकल जो है, जो रेडिएशन जो है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है। जैसे ये रेडिएशन पार्टिकल फॉर्म में, किसमें, तभी चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। ये पार्टिकल है जिसके पास E = h म्यू करके एनर्जी है सबके पास, ठीक है। अगर एनर्जी नहीं होती तो ये जो है, ये भी एटम है और ये भी एटम है, ये इसको निकाल कैसे पा रहा है सरफेस से? निकालने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो दो चीज में यूज हो जाती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, ठीक है, और एक वर्क फंक्शन में। तो जो एनर्जी मिलती है, अभी आगे आएगा, जो एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं के मैक्स, वो एक्चुअली दो चीज में यूज हो जाती है। एक तो नेट एनर्जी ये रह जाती है, ये एनर्जी है, इतना यूज हो गया किसमें, और ये जो एनर्जी बच गई ये इलेक्ट्रॉन को देती है काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन देती है, तो हो गया 12mv²। ये एक रिलेशन अभी पढ़ेंगे हम लोग। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी है। वो कितनी है? वो एक्चुअली इतनी है कि जितना उसके पास, इसको क्या बोलते थे, एच म्यू को, नहीं इसका नाम है पूरा, आइंस्टीन थ्योरी ने दिया ना, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरा नाम है इसका, प्लैंक कांस्टेंट टू फ्रीक्वेंसी। ये हो गया वर्क फंक्शन। जो डिफरेंस बच गया वो कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में हो गया। अब जो हमें चीज पढ़नी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपका इफेक्ट्स पढ़ने हैं ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ अलग अलग, तो पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इसका, इसमें जितने ग्राफ है सब ग्राफ को आपको एकदम दिमाग में छाप लेना है कि वो ग्राफ कहना क्या चाहता है। इसमें यह है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और इंटेंसिटी जो है, ये दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली, यानी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे अपने रेडिएशन का तो आपको ज्यादा करंट मिलेगा, ठीक है। सब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूजन निकाला गया। इफ वी अलाउ रेडिएशन ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी टू फॉल ऑन प्लेट P, अगर हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें और इंटेंसिटी को वेरी कर दें, क्या कर दें, वेरी कर दें। If we allow radiation of fixed frequency to fall on plate P, the accelerating potential difference between two electrodes are kept fixed. The photoelectric current is found to be increased linearly with the intensity of incident radiation, as shown in figure 11.4. Since the photoelectric current is directly proportional to number of photoelectric electron emitted per second, this implies that number of photoelectron emitted per second is proportional to intensity of incident radiation. ये मेरी बाद में ना मेरे से ये नोट्स ले लेना, ये मेरी वाली, और जितना अंडरलाइन किया उसे अपने बुक में करके नोट्स बना लेना, क्योंकि ये इसी से पढ़ने वाले चैप्टर है, लिखने में क्या टाइम वेस्ट करेंगे। दूसरा है सेकंड ग्राफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो चलो है सेकंड ग्राफ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इसमें एक वर्ड आता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, वो इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें, जैसे ये फर्स्ट वेव बनी है कुछ ऐसे, ये फर्स्ट है, ये पहली इंटेंसिटी है। ये देखा गया कि जैसे जैसे ये है आपका एनोड पोटेंशियल इंक्रीजिंग, और ये आपका देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। देखा गया कि आप मल्टीपल एम्पलीट्यूड के रेडिएशन को हमने इंपार्ट किया उस पे प्लेट पे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग अलग है, I1, I2 और I3, ये अलग अलग एम्पलीट्यूड है। अलग अलग एम्पलीट्यूड पे करंट भी आपको अलग अलग मिला, इंक्रीज हो रहा है ना। I1 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड इज I1, तो आपको करंट भी वैसे ही मिला। मान लो यहाँ पर ज्यादा करंट है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे कम, लेकिन इन सब का रिवर्स जब किया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो किया गया वो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सभी का जो रिटार्डेटिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिसपे इलेक्ट्रॉन इमिट करना बंद कर दिया, करंट फ्लो होना बंद कर दिया, तीनों ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जितनी अलग अलग इंटेंसिटी की जो हमारी इमिशन थी, उन सब का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिल रहा है।
पढ़ लेते हैं इसको भी। हैज फिगर शोन 11.5 इफ वी कीप इंटेंसिटी I1 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फिक्स। अगर हमने इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स कर देते हैं एंड इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन जो है इमीटर प्लेट से रिसीवर प्लेट पे जा रहा है, इमीटर प्लेट से रिसीवर प्लेट पे जा रहा है, कैथोड से एनोड पे जा रहा है। On plate A, gradually it is found that photoelectric current increase with the increase in accelerating potential till a stage is reached when the photoelectric current become maximum and does not increase further with increase the accelerating potential। हमारे पास दो थी ना ऐसे, ये एनोड प्लेट था है ना, ये बैटरी से कनेक्टेड होगी किसी एनोड पार्ट से। एनोड क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया कैथोड। करें कि अगर हम एनोड पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं हम, तो हमने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को जितना हम खींच रहे हैं, जितना हम उसको एक्सट्रेशन दे रहे हैं, उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। बट ये देखा गया एक सर्टेन टाइम के बाद, सैचुरेशन पॉइंट के बाद करंट का बढ़ना कम हो गया, यानी नहीं हो रहा है। वो जो पॉइंट है, सैचुरेशन करंट का जो पॉइंट आया है, उसके बाद देखा गया कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब वो ड्रॉप होकर कहां पे जाके कट रहा है, वो कट रहा है सैचुरेशन पॉइंट पे। देख लेते हैं। At this stage, all the electron are emitted by the plate C। वो जो सैचुरेशन करंट है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं अब एनोड प्लेट पे, अब है ही नहीं इलेक्ट्रॉन जाने के लिए बाय द प्लेट A। नाउ इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट A विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट C, ध्यान देना स्टेटमेंट का, नाउ वी अप्लाई अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट A विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट C, द इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इट इज सीन दैट फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज रैपिडली। पहले बढ़ा था ना, अब रिवर्स प्रोसेस कर दिया तो घट रहा है, और रैपिडली घट रहा है। कब तक घट रहा है, जब तक जीरो ना हो जाए। जिस पॉइंट पे करंट, देखना सर वापस आ रहे हैं ना, हम नीचे जाते जा रहे हैं, जिस पॉइंट पे करंट जीरो हो रहा है, ये पॉइंट जीरो है, जिस पॉइंट पे करंट जीरो हो रहा है, जो आपको पोटेंशियल मिला है निगेटिव पोटेंशियल, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। और अच्छे से कब समझ आएगा, इसके ना ग्राफ के एक एक क्वेश्चन अभी मैं यूलाइक से डिस्कस कर लूंगा, जो भी किताब हमारे पास है यूलाइक एग्जाम आईडी, उसमें क्वेश्चन पूरा बना हुआ है। उस क्वेश्चन के जो आंसर है उसको जब पढ़ोगे अपने आप, ये ग्राफ को समझ, ये आपको ना बोलेगा प्लॉट द ग्राफ ऑफ इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ग्राफ प्लॉट करना है, और जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको ऐसे समझाना है पूरा लिख के। नाउ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट A विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट C and increase its magnitude gradually, it is seen that photoelectric current decrease rapidly until becomes zero for a certain value of negative potential on plate A. The value of retardating potential at which photoelectric current becomes zero is called cutoff potential. Is called cutoff potential. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन है, पढ़ लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है किससे, प्लेट सी से प्लेट ए की तरफ, उसका जो वी मैक्स एनर्जी होती है, मतलब तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहता है वो बराबर होता है ई वी नॉट के। ई वी नॉट के, ई वी नॉट क्या है, वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड with all velocity ranging from 0 to certain maximum value। जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रही हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक हम मान लेते हैं। एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन इमिट होना बंद हो जाएगा। द वर्क डन बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, वर्क डन बाई पोटेंशियल ऑन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे ज्यादा भागा, वो उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन होता है एनर्जी, वर्क डन होता है। तो जो सबसे ज्यादा तेज भाग रहा है बेचारा, जो सबसे तेज भागा है, उसको रोकने के लिए जितनी पोटेंशियल की आवश्यकता है, क्या वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी? भाई तुम भाग रहे हो जितने से, मैं उतना ही अप्लाई कर दूं तो तुम रुक जाओगे। समझ रहे, वो कितना है, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना लेके भाग रहा है, अगर उतना ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो रुक जाएगा। ठीक है, वर्क डन के बराबर, वहां पर सारी वैल्यू दी गई, एम क्या है, ई क्या है, वगैरह वगैरह। अब नीचे क्या लिखा हुआ है,
if we repeat the experiment with the incident radiation of same frequency but different amplitude, याद रखना इस वाले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है. अभी दूसरे वाले में हम फ्रीक्वेंसी बदल देंगे. अगला जो ग्राफ है, सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है. ठीक है, तो सेम हमें कट ऑफ पोटेंशियल मिला है. जो सेकंड ग्राफ है 11.6, उसमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की वजह से सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग है. जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है. ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होना बंद हो जाए, फोटोइलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. जहां पर आपका करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए. If we repeat the experiment with the incident radiation of same frequency but higher intensity, I2 and I3, that is I3 is greater than I2, I2 is greater than I1, we find that value of saturation current have increased in proportional to intensity of incident radiation while the stopping potential is still same. इसमें क्या देखो, ये बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो करंट भी देखो बढ़ रहा है. 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, पिको एम्पियर, छोटी वैल्यू लेना है हमें, पिको एम्पियर, पिको एम्पियर, पिको एम्पियर. तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, करंट भी बढ़ रहा है, बट इन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है. पक्की बात? तो पास है एग्जाम आइडिया अभी नहीं है ना. यहाँ पे यू लाइक पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी होनी चाहिए थी वैसे. चलो कोई बात नहीं, अब मैं अभी क्वेश्चन बैंक भेज देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिखा दूंगा तो ज़्यादा आपके दिमाग में छप जाएगा. ये ऑल इन वन है. चलो कोई बात नहीं, यू लाइक यहाँ पड़ी होनी चाहिए थी. सेंटर की यू लाइक चली कहाँ गई? सेंटर पे बुक है, यू लाइक भी है और 2-3 बुकें हैं. ठीक है, एनीवे. दूसरा, आपको फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का स्टडी करना है. थर्ड ग्राफ ये वाली. ठीक है, ग्राफ आएगा एक पक्का. पिछले साल बोर्ड में ये वाला ग्राफ आया था जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट आ चुका है पेपर में, तो हो सकता है इस साल ये वाला आ जाए. तीसरा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इंसिडेंट, अच्छा तुमने क्वेश्चन भेजा था मेरे को. हाँ, मैं देख नहीं पाया था, मैं देख लिया था, समय नहीं मिला. अभी देखता हूँ मैं इसको. स्टॉपिंग, वो डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना. पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल. मैं समझा देता हूं फिर मतलब क्या है ये. देखिए, एक मैक्सिमम सैचुरेशन करंट के बाद, ये पाया गया, ये मैक्सिमम सैचुरेशन करंट था. किसी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के 3-4 हमने ले लिया, μ1, μ2, μ3. हमने μ1, μ2 एंड μ3 तीन रेडिएशन ले लिया, जिसमें ये बड़ा है, μ3 इज ग्रेटर देन μ2 एंड μ1, ऐसा सीक्वेंस. ये देखा गया कि सबका जो सैचुरेशन करंट है वो सेम मिला. एक सर्टेन पोटेंशियल पे जो मैक्सिमम करंट है तीनों फ्रीक्वेंसी का सेम मिला, लेकिन इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो डिफरेंट था. ये है V03, ये है V02 और ये है V01. ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा थी. इसकी चर्चा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको. यहां पर इंटेंसिटी सेम है, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर क्या सेम है, इंटेंसिटी इज सेम बट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट. इसके पहले वाले में देखो मैंने लिखा था सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, उसका जस्ट उल्टा यहां पर है, इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. विचार कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये. टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ frequency on a photoelectric current, the intensity of incident radiation at each frequency is adjusted in such a way that saturation current is same for each time when plate A is positive terminal. हमें इंटेंसिटी ऐसे सेट कर लेनी है कि हमें इन तीनों फ्रीक्वेंसी की जो करंट मिले वो क्या मिले, सेम मिले. ये जो सैचुरेशन करंट है वो तीनों के लिए क्या है, सेम है. ऐसा हमें एम्पलीट्यूड को सेट कर लेना है, इंटेंसिटी को सेट कर लेना है, सॉरी. ओके, the potential on plate A is gradually reduced to 0, then increase in the negative, decrease till stopping potential is reached. हमें क्या करना है कि जो प्लेट A है
उसकी पोटेंशियल को ग्रेजुअली जीरो करना है। तो हम ये देखेंगे कि करंट भी जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा टिल स्टॉपिंग पोटेंशियल रीच, टिल स्टॉपिंग पोटेंशियल रीच। नेगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं और पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग एनोड पोटेंशियल बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। इस तरफ क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको एनोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एनोड पोटेंशियल। इस तरफ क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। The potential on plate A is gradually reduced to zero, then increase in negative direction till stopping potential is reached. The experiment is repeat with radiation of different frequency. अब हमने frequency change कर ली बार बार। As shown in figure 11.6, the value of stopping potential increase with frequency of incident radiation. For frequency mu3 greater than mu2 greater than mu1, the corresponding stopping potential vary in order to V03, V02 and V01. This implies that, यहां से this implies that conclusion है, this implies that, ये conclusion है, this implies that greater the frequency of incident radiation, greater the frequency of incident radiation, greater the frequency of incident radiation, सारे हो गए 10th 11 14 15 16 17 ये सब सिलेबस में भी है। फाइनल में भी नहीं आएगा, फाइनल में भी नहीं आएगा। अभी आपने फाइनल का नहीं हुआ था सर, पीटीटी का सर। ठीक है चलो। तो हमारा टेस्ट होगा। This implies that greater the frequency of incident radiation, greater the maximum kinetic energy of photoelectric. सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। This implies that greater the frequency of incident radiation, greater is the maximum kinetic energy of photoelectron, and hence greater is the retarding potential required to stop. ये वाला बहुत तेज भाग के आ रहा है, समझना। mu3 वाला जो है, mu2 और mu1 ये बहुत तेज भाग के आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी, इसको रोकने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, इसको रोकने के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसे या समझ लो, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये ग्राफ प्लॉट हुआ। अब अगला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहते हैं कि हर मेटल को भागने के लिए, अपने सरफेस को छोड़ने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको फेंकनी पड़ेगी। वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसके बाद ही वो अपनी घर को छोड़ के जाएगा, अपने सरफेस को छोड़ के जाएगा, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और हर मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है और जीरो से तो कतई चालू नहीं होता है, जीरो से तो कतई चालू नहीं होता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टॉप ऑल टुगेदर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ नंबर 11.17। If we plot graph between frequency of incident radiation and corresponding stopping potential, ये किसका ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, of different metal, we get a straight line, we get straight। क्या कंक्लूजन मिलता है, तीन बातें लिखी गई हैं। पहली बात, the stopping potential increase linearly with increased frequency, सही बात है, लेकिन एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के बाद, मिनिमम थ्रेशोल्ड के, ये दोनों जीरो से नहीं चालू हुआ, देखो ध्यान से, दोनों जीरो से नहीं चालू हुआ है, V नॉट से कुछ चालू हुआ है जो कि ज्यादा है कुछ तो V से, है ना। सेकंड, देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। फॉर टू डिफरेंट मेटल A and B, दिस ग्राफ आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दैट इज दे हैव अ सेम स्लोप बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट फॉर टू मेटल। ये सब कुछ पढ़ने के बाद दो ऑब्जर्वेशन हमें कंक्लूजन में समझ आता है। द अबव ऑब्जर्वेशन इंप्लाइज टू इंपॉर्टेंट फैक्ट। First, the maximum kinetic energy of photoelectric electron increase linearly with increase in frequency। सही बात है, ये समझ आया कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। दूसरी बात ये समझ आई कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नो फोटोइलेक्ट्रिक इज पॉसिबल। इस थ्रेशोल्ड के नीचे कोई अगर आप लाइट भेज रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, जैसे सोडियम वाले केस में था, तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है सर। ये पूरा पढ़ने वाला चैप्टर। अगला है लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। चार लॉज हैं, जितना कंक्लूजन पढ़े उसको एक बार समराइज किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ, ये पढ़ लो, पूरा थ्योरी है, पूरा पढ़ लो। शायद मैंने डुअल नेचर का पीडीएफ बनाया है कि नहीं, किसी को भेजा है, देखता हूं मैं ग्रुप पे पढ़ा हो कहीं। हे ईश्वर, सर इसमें जो पहले वाला
जो सैचुरेशन करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। इन अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो ऊपर वाले हमने दो ऑब्जर्वेशन जो बताए थ्रेशोल्ड के। ये द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक लिनियरली फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी क्या चीज होती है? इंटेंसिटी ब्राइटनेस, हाँ उस पे क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं। बहुत चमकता हुआ लाइट होगा तो जरूरी नहीं कि उससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। बहुत चमकता हुआ लाइट भी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, चमक से मतलब नहीं है। क्योंकि कुछ था ना इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कुछ कॉन्सेप्ट था कि आई स्क्वायर समथिंग, इसमें रिले एक्सपेरिमेंट करके है। तो इंटेंसिटी पे उस पे क्या नाम है, कहाँ है, हाँ इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है? देखो अभी थोड़ी देर पहले ये वाला पॉइंट देखो, पहला ग्राफ, ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें काइनेटिक एनर्जी कहीं पे बात हुई है कि इस पे डिपेंड कर रहा है? इस वाले ग्राफ की चर्चा में काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हुई है। काइनेटिक एनर्जी बोला कि जो मैक्सिमम होगा वो होगा जो सबसे स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आएगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mvx स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ev नॉट। यहां पे ये बात नहीं कि इंटेंसिटी की वजह से हो रही है, बट जब ये वाली ग्राफ पढ़ी गई सेकंड वाली तो मैंने कहा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कहीं इंटेंसिटी की बात नहीं हुई है, इसलिए वो बोला कि इंटेंसिटी डिपेंड। ये भगवान ये क्या है, क्या टोन लगाया भाई। मैंने डुअल नेचर का किसी को मैंने यूलाइक बना के नहीं भेजा, ऐसे कैसे हो सकता है यार। फिजिक्स 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 डुअल नेचर का SS1 तो है, हाँ ये लगवा सकता हूँ मैं, है 3-4 PDF तो है ही है, बट मैंने एक यूलाइक बनाई थी सबके लिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अलग-अलग है। नहीं सेम है। इन रेडिएशन मतलब जो निकलेगी। सर जो आपका फोटो करंट है और काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है। हाँ हाँ करेगी ना, जितना तेज भागेगा इलेक्ट्रॉन उतना उसके पास एक्सेलरेशन है, उतना ज़्यादा जल्दी जाएगा किसके पास, एनोड के पास। जितना जल्दी जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होगा, उतनी करंट फ्लो होगी। सर पर इसके अंदर लिखा है कि वो जो आपका फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, तो तब तो फिर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल। कौन सा पॉइंट मैं बताता हूँ? पहला पॉइंट द मैक्सिमम लॉस का वहाँ सर लॉज में पहला पॉइंट for a given photosensitive material and frequency of incident radiation above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to intensity of light. And the saturation current is directly proportional to intensity of incident radiation. सैचुरेशन करंट वो होगा जो मैक्सिमम करंट अचीव हो पाएगा उस मटेरियल से, उसको बोला गया सैचुरेशन करंट। कह रहा है वो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला। और पहला जो पॉइंट है उसमें कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये दो पॉइंट से कंफ्यूजन हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट में पॉइंट है वहां पे बोला इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, उससे कंफ्यूज हो रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। द फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा एक बात बताओ ना, यहाँ पे इस वाले ग्राफ में ये जो हमने बनाया करंट की बात करते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी I3 सबसे ज्यादा होगा। अगर हम करंट का नाम दें I1, करंट दे दें A1, A2, A3, तो I3 के लिए मैक्सिमम करंट की रीडिंग में मिली हमें A3। I2 के सिंपल मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तो उसके लिए सबसे ज्यादा करंट, तो यहां से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साबित हो गया ना। तुम्हारा मकसद था काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का आप ऐसे समझो कि काइनेटिक एनर्जी मतलब हमें उसको रोकने के लिए जो चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे रिलेटेड है, कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो जो सबसे मैक्सिमम उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतना अगर हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दें, उतना हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दें। किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है जितना है हाफ एम बी हाई मैक्स, उसके बराबर अगर हम उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दें, क्या दे दें,
स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दे तो हम उसको रोक सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि दो फिर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएंगे पॉइंट। देखो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अभी हम पढ़ेंगे। एक तो बुक क्यों नहीं लेके आते हो यार, ये मैं परेशान हो जाता हूँ, बुक होनी चाहिए, वर्डिंग नहीं मिलती फिर मेरे को। यहाँ का यूलाइक कहाँ चला गया, कोई ले गया है? सिस्टम के पास यहाँ तो एक यूलाइक थी ना, यूलाइक नहीं होगी तो कोई और किताब रही होगी, नहीं तो 9 की है। चलो किताब तुम्हें लाना चाहिए, सर इसके पीछे भी तो होते हैं। मैं एग्जाम आइडिया उतने अच्छे ने बोर्ड वाले नहीं होते ना, उसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन तक पता है ना फटाक से। एग्जाम आइडिया लो सर। रुको मैं ये वाला पर लगा देता हूँ जो पीडीएफ है मेरे पास, विकास सर से बोल के। बुक कैरी क्या करो, बड़ी दिक्कत हो जाती है पता है क्वेश्चंस को फ्रेम करने में कि क्वेश्चन क्या आता है। मेरे को तो पता है क्या आता है, वो समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लॉस पढ़ लिए चारों लॉस पढ़ लिए। ये चारों लॉज आपको याद कर लेना है। इसको जाने लगा है ड्राइव पे। आगे है ये फेल्योर वगैरह पढ़ लेना, सेल्फ स्टडी के लिए है। मेन है 1.7 आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें बस एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने, दैट इज जो काइनेटिक एनर्जी रहती है किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास, वो होती है h म्यू माइनस वर्क फंक्शन, इतनी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहती है उसके पास, किसी इलेक्ट्रॉन के पास जो इमिशन करता है या इमिट होता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर लगभग 4 बातें कही गई हैं। पहली बात है द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल, सही बात है, एक इलेक्ट्रॉन आके मारता है दूसरे को निकाल देता है, यह एनर्जी का ट्रांसफर होता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आप उतनी मिनिमम एनर्जी दे दीजिए तो वो अपने बॉन्ड को अपने कुछ छोड़ के चला जाएगा। कितनी एनर्जी, उसके वर्क फंक्शन इतना, W0 इतना। ईच फोटोन के पास 2 तरह की एनर्जी होती है, जो एनर्जी है वो 2 तरह में खर्च होती है। हर फोटोन के पास, फोटोन क्या, पैकेट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी 2 चीज में कंज्यूम होती है। ईच फोटोन इंटरेक्ट विथ 1 एटम, द एनर्जी h म्यू ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज इन द 2 पार्ट इज इक्वल टू h न्यू, एनर्जी जो है वो 2 हिस्से में टूटती है। पहला, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू ओवरकम वर्क फंक्शन, टू ओवरकम, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू गिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग फोटोन, यही ना, उसको देने में यूज हो जाता है। द पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, एंड रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज इन पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, जो एनर्जी होगी h म्यू वो होगी आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। यही से वाला डेरिवेशन बना है। ठीक है, इसको उधर भेज दो। उसके बाद आपके नीचे लिखा है कि एक और फॉर्मूला है h म्यू माइनस म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, उसके लिए आपका है म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, एक बार ये पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंसिटी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके भी 4 पॉइंट है ना। एक तो टाइम लैग, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, आप देखो काइनेटिक एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, कहाँ चला गया, कहाँ पढ़ रहे हैं यार, जैसे उल्टा दिख रहा है मेरे को, डायरेक्टली, हाँ ये वाला देखो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाँ बोलो ना बच्चे, जो लाइट गिर रही होगी उसके लिए होगा, जो इमिट हो रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर करेंगे, जो जिसकी वजह से फोटोइलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। The equation 1 and 2 are called Einstein photoelectric equation and can be used to explain the law of photoelectric effect. पहला इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम लैग, ये चारों पढ़ लो। यही से साबित होता है कि जो रेडिएशन है उसका नेचर जो है वो फोटोन है, यानी कि पार्टिकल नेचर है। क्या है, पार्टिकल नेचर। अगला टॉपिक उसी को साबित करता है, पार्टिकल नेचर के 6 पॉइंट है। ड्राइव पे लगो।
विकास सर है? हम्म, ये कहीं पड़ी होगी, पता है, खोजना पड़ेगा ये किताबें। अरे आया क्यों नहीं आज? हाँ किताब कब पूछ ली तुम, पूछो आया क्यों नहीं? ढूंढने जब उसको भी पढ़ना था। लिखा है, अगर हम उसकी बात करें, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट, समझ, नंबर बढ़ रहे हैं। हैज इच फोटोन इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, 10 फेंकोगे तो 10 निकालेगा, 20 फेंकोगे तो 20 निकालेगा, तो 20 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो 20 गुना इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस हुआ। Each photon eject only 1 electron, so number of ejected photoelectron increase with increase intensity. Intensity मतलब कितना बॉल आप मार रहे हो दीवारों पे। इंटेंसिटी मान लो किसी की इंटेंसिटी 10 गुना ज्यादा है पहले वाले से, 10 गुना इलेक्ट्रॉन निकालेगा किससे, मेटल से, तो करंट भी 10 गुना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक पे केस स्टडी आया है, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक पे सोल्यूशन से समझ जाओगे यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैंने ग्रुप पे डाला है, ये ग्राफ है, हाँ ये भी ग्राफ पे है। ये तो एक पीडीएफ है, ऐसा मिल नहीं रहा अभी, हमने ये पढ़ा, फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, म्यू माइनस म्यू वन वाला। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, फॉर्मूला पता नहीं कौन कहाँ से, उसको आपको फॉर्मूला थोड़ा कमांड करना पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी बिना फॉर्मूले के नहीं होंगे, इसमें है भी नहीं ज़्यादा क्वेश्चन। के मैक्स का है, ये समझाने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, टोटल कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा क्वेश्चन, जबकि यूलाइक में ज़्यादा है। ये तो एक पीडीएफ है, ये उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो अब नहीं आते हैं क्योंकि पुराना है ये क्वेश्चन बैंक है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो सिलेबस में नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिलेबस में नहीं है, पुराना पीडीएफ है ये, इसीलिए नई वाली बुक से हम चाह रहे थे। एनीवे पढ़ लिए चारों पॉइंट पढ़ लो। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का देखो, कह रहा वी म्यू इज म्यू नॉट लेस देन म्यू नॉट, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव, मतलब कम होगी, मतलब एक तरह से मूव ही नहीं करेगा, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज नो फिजिकल मीनिंग, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपको नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो पहली बात निकलेगा ही नहीं सरफेस से, प्लेट को छोड़ के ही नहीं जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेगा नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इमिशन डज नॉट अकर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी अगर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तब तो करेगा, तब तो पॉजिटिव है इसके पास एनर्जी, तब तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। The above threshold frequency, the maximum kinetic energy of electron is increased linearly with the frequency of mu of incident radiation. Moreover, the increase in intensity increase only the number of incident photon and not their energy. Hence, the maximum kinetic energy of photon is independent of intensity. अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो गया है ना, यहाँ पे नहीं, कितने पार्टिकल्स को निकाला जा रहा है उसके लिए, उस पर कन्वर्ट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन हम इजेक्ट कर पा रहे हैं किससे, इमीटर प्लेट से, वो है इसमें, ठीक है। अब अगला है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज फोटोन। फोटोन किसको कहते हैं, फोटोन एक क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि इसके पास जो एनर्जी है इज इक्वल टू म्यू एच म्यू प्लैंक कांस्टेंट, इसके पास जो मोमेंटम है वो है एच म्यू अपॉन सी, इसके पास जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है। सेकंड पॉइंट पढ़ रहा था मैं। पहला पॉइंट ये कह रहा था, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर रेडिएशन बिहेव हैट इज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, ठीक है। जब ये इंटरेक्शन हो रहा है तो वो जैसे बॉल से बॉल को ही मारेगा ऐसा भी समझो, तो जो पार्टिकल फोटोन मार रहा है वो पार्टिकल नेचर बिहेव कर रहा है, यानी कि जिसको इम्पैक्ट कर रहा है वो भी पार्टिकल है, दोनों बिहेव कर रहे हैं।
उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑल फोटोन ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू और वेवलेंथ लैम्डा हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। वो जब निकल रहे हैं तो कितना उनके पास इंटेंसिटी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबके पास सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी होगी। फोटोन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड field. In a photon particle, photon electron collision, the total energy and total momentum are conserved. However, the number of photon may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or new photon may be created. If the intensity of light of a given wavelength is increased, there is an increase in the number of photon incident, मतलब number of ज़्यादा photon टकराएंगे surface पे on a given area in a given time, but energy of each photon remain same. एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे फोटोन, लेकिन उससे एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सर यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट है और वर्क फंक्शन ग्राफिकल मेथड से निकाला गया है, और प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आया है वो आया ई इंटू स्लोप ऑफ वी नॉट वी ग्राफ, है ना। तो पता नहीं ये आपके स्कूल में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है, या सिलेबस का पार्ट है कि नहीं, इसके लिए हमें सिलेबस को वेरीफाई करना पड़ेगा। सिलेबस में है ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो है, जो भी हमने इक्वेशन 1 और 2 चर्चा की है ना। हाँ, इससे क्वेश्चंस तो कर सकते हैं हम लोग इन टेक्स्ट वाले सारे फिलहाल के तौर पे, बट वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है कि नहीं इसमें नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल है 22 न्यूमेरिकल्स हैं और इन टेक्स्ट के हैं लगभग 28। तो 22 और 28 कितना होता है बच्चे? 50। तो 50 तो आपके हैं क्वेश्चन इसमें अभी इस एक्सरसाइज के, तो 50 को करना है तुम्हें। ये नहीं है जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना। अगर है भी तो हो जाएगा, ग्राफिकल है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लेना है। अगर आप इसका स्लोप लोगे तो स्लोप होगा आपका स्लोप जो है वो है h/e है। क्या है? h/e है, जो कि tan थीटा पढ़ाया है ना। तो h/e है, जिसमें जो AC है और AC/BC, तो ये आया है आपका स्ट्रेट लाइन से किया y = mx + c इंटरसेप्ट फॉर्म। एक बार पढ़ लो तो ना, समझ करा देते हैं, पढ़ो एक बार पूरा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन बाय ग्राफिकल मेथड। काफ़ी मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड कर रहा हूँ जिगिसा, इसको आपको करना है। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का 9 पेज का अपलोड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल कैपेसिटी का 11 पेज का किया है, P/BQ। इनको आप करें, डाउट मार्क करें, डाउट नंबर मुझे बता दें, कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन बना के मैं क्लास ले लूँगा, ऑनलाइन बना लूँगा मैं ये यहाँ पे, जैसे क्योंकि अभी फ़िलहाल है कि चलिए सिलेबस आपका वो करा दें प्री बोर्ड के हिसाब से, तो ये सारा करा दूँगा मैं। और ऑर्डर ऑफ रिवीजन के लिए भी मैंने बताया कि कैसे चैप्टर को रिवाइज करो ताकि मैक्सिमम आउटपुट आ सके। सारा चीज़ लिखता रहता हूँ। पेपर मैंने अपलोड किए हैं, एक पेपर अपलोड किया है मैंने, सैम्पल पेपर, 2 पेपर एक्चुअली अपलोड किया सैम्पल पर मैंने। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से टुगेदर विद से मैंने भेजा है, बट वो आपको खुद ही बनाना है फॉर्मूला लिस्ट, इसके हिसाब से चलोगे तो हो चुका। एक बार पढ़ लो, कुछ हो तो फिर बता देंगे कैसे होगा ग्राफ ये। हाँ, h क्या है? tan थीटा h/e, वहाँ से आपका AC/BC आपका आ गया। AC/BC क्या? स्लोप ऑफ V नॉट एंड म्यू ग्राफ, यही है ना। द प्लैंक कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड मोreover the intercept vertic axis that is -V0/e where work function हो जाएगा E into magnitude of intercept of vertical axis। इंटरसेप्ट जितना भी होगा ना, O से लेके E, ये जो पॉइंट नीचे जो कट रहा है, इंटरसेप्ट दिया होगा ना ग्राफ में, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे E से इलेक्ट्रॉन से, तो आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। क्या मिल जाएगा? क्योंकि ये EV होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, EV, तो वही तो है यहाँ से। ये V इसका पोटेंशियल है जो है, इसमें इंटरसेप्ट कौन सा वाला लेना है? नीचे वाला, नेगेटिव वाला, जो हाँ जो नीचे जाएगा जहाँ लाइट कटेगी, है ना, नेगेटिव वाला लेंगे, ये वाला पार्ट। W0/E, W0/E ये इंटरसेप्ट है आपका। W0/E क्या है? इंटरसेप्ट। अब सुनो, 50 ही हो गए। अब आ जाओ 50 के बाद मैं बताता हूँ अगला क्या पढ़ना है। फोटो सेल नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल नहीं पढ़ना है,
डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एक पैराग्राफ है वो पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली वेव, है ना। कुछ नहीं, स्टेटमेंट है। डी ब्रॉगली ने कहा, क्या कहा इन्होंने कहा इन 1924 फ्रेंच फिजिशियन डी ब्रॉगली पुट फॉरवर्ड अ बोल्ड हाइपोथेसिस। बोल्ड हाइपोथेसिस उन्होंने दिया कुछ स्टेटमेंट और कुछ बातें प्रूव करके कि जो मटेरियल है वो वेव की तरह, मतलब पार्टिकल की तरह, तो चलो पहले आइंस्टीन ने कह दिया था। इन्होंने ये कहा कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह मूव करता है। अब जब वेव की तरह मूव करेगा तो दो क्वांटिटी होगी, एक लैम्डा होगी उसके पास और एक होगी फ्रीक्वेंसी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। बताओ किसकी बुक है? अगर मैथ्स आपने- की। नहीं, ये तो पता है बच्चा कौन है? आर्यन, नहीं, गगन, यूवी। ओए होए। एक बच्चा हमारे क्लास में 9th में 5 महीने से आता नहीं है, एक हफ्ते में एक बार ही आता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आता है कोई, तो पापा फीस भेजते रहते हैं, बच्चा नहीं आता। हाँ जी, सुनो, तो इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह मूव करता है। किसी तरह? वेव की तरह मूव करता है। इसको समझाने के लिए उन्हें दो बातें समझाई, मतलब दो कंसिडरेशन दिया, दो बातें एज्यूम की। पहले, the two physical quantity which govern all the form of physical universe is called mass and energy. That is famous Einstein equation, E is equal to mc square. अच्छा ना, फिजिक्स में एक बड़ा फेमस है, क्या बोलते हैं उसको, रिजेम्बलेंस कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? एक और वर्ड दिया गया है, सिमिलर कुछ बोलते हैं, सिमिलरिटी प्रिंसिपल। तो उन्होंने बोला कि अगर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर करके, हाँ, सिमेट्री लॉ, नेचर लव सिमेट्री। देखो सेकंड वर्ड है नेचर लव सिमेट्री। अगर आइंस्टीन कह रहे हैं कि हर पार्टिकल के पास, हर मैटर के पास E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का एनर्जी होगा, तो मैं कहता हूं, डी ब्रॉगली कहता है, या जो भी है, डी ब्रॉगली कहता है कि हर वेव के पास एनर्जी भी होगी। कितनी होगी? प्लैंक कांस्टेंट इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी। सिमेट्रिकल, किससे? सिमेट्री से। Since radiation has a dual nature, therefore from symmetry consideration, de Broglie predict that matter must also possess dual nature. Thus, particle like electron, proton, neutron, etc. should not only behave like mass point, but they also exhibit wave nature. They also exhibit wave nature. The wave associate with matter, material particle in motion are called matter or de Broglie wave. और जिस वेव से वो मूव करेंगे उस वेव का नाम दिया गया de Broglie wave. De Broglie wave equation अगला है, de Broglie wave equation. Consider a photon, an electromagnetic wave of frequency mu, energy Planck constant. From the Planck constant theory, E is equal to h mu. h क्या है? Planck constant. अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, E is equal to h mu और E is equal to mc स्क्वायर, है ना, है तो दोनों एनर्जी ना, तो दोनों सेम ही होगा। ये दोनों एनर्जी है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो एच वी इज इक्वल टू हो जाएगा mc स्क्वायर, और म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है जो कि है c अपॉन लेमडा, c अपॉन लेमडा, c अपॉन लेमडा। तो h इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा mc स्क्वायर। यहां से h की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन mc, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। अगर हम मास और वेलोसिटी का कर देते मोमेंटम होता है, क्या होता है? मोमेंटम। तो यहां से आपका डी ब्रॉगली वेव का इक्वेशन आ गया। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव। यहां से ये समझ आया कि डी ब्रॉगली ने कहा कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। किसके? द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। दिस इंप्लाइज दैट वेव आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल ओनली व्हेन दे आर इन मोशन, जब वो मोशन में हो, नहीं तो 0 हो जाएगा। टू बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेव, पार्टिकल नीड हैव अ चार्ज, एंड दैट इज व्हाई डी ब्रॉगली आल्सो नोन एज मैटर वेव। भाई चार्ज भी होना चाहिए, इसलिए मैटर वेव बोला गया डी ब्रॉगली वेव को। ठीक है, चौथा पॉइंट भी देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ। उसके बाद एक छोटा सा और एग्जांपल है, फॉर्मूला है, 11th क्लास को जोड़ा गया है। हम लोगों ने 11th क्लास में काइनेटिक एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा है वर्क एनर्जी में, है ना। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये बड़ा फेमस था, मैंने बच्चों को याद कराता हूँ, 2 किलोमीटर। यहाँ पे 2 किलोमीटर में क्या है? 2 है काइनेटिक एनर्जी, m क्या है? मास है, p क्या है? मोमेंटम है। तो उसी को कुछ यूज करते हुए 2mv वर्क डन, इसको हम मूव करके लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, एक फॉर्मूला और बनाते हैं, h अपॉन 2m k, दैट इज h अपॉन 2m ev। ठीक है,
जहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल है। ये आपका है। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किया, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस पता होना चाहिए फॉर्मूला। इसके बाद जितनी बकवास दी गई है कुछ भी सिलेबस में नहीं है, सब कट गया है, ठीक है। हो गया ना क्लास में खत्म। मैंने कहा था क्लास में देखा, वहाँ तो फिर भी 2 क्लास लिया था, देखो यहाँ डेट लिखा था मैंने, 16 अक्टूबर 18, लेक्चर 1 लेक्चर 2। हाँ, अब क्लास इसमें लगेगा क्वेश्चंस करने में। तो 50 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज के हैं, वो अभी करने हैं आपको, कम से कम 20 तो कर ही लो आज ही। और डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के कम से कम 5-10 कर लो। बता देता हूँ कौन कौन सा है, नई वाली बुक दो बेटर होगा, मेरी पुरानी बुक है ना। डी ब्रॉगली का बताता हूँ कौन कौन सा कर लेना, देना। जैसे 31 एग्जाम्पल नंबर, 34 एग्जाम्पल नंबर, 29 एग्जाम्पल नंबर, 26 एग्जाम्पल नंबर, 25 एग्जाम्पल नंबर, 28। हाँ, डी ब्रॉगली के लिए उसको तो पूरा करना है, उसमें तो पूरे करने हैं 50। डी ब्रॉगली के मैं फिल्टर कर दिया हूँ। तो इसके साथ ये चैप्टर हो गया समाप्त। ये वो ऐसे चैप्टर है जो खुद ही जैसे पढ़ के समझने वाले, लिखने का तुम खुद बना लोगे यहाँ से।